पाकिस्तान और भारत के बीच जारी जंग में अब तक खुल के पाकिस्तान के साथ 2.5 देश आए। 2.5 देश में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आधा चीन है जो खुल के नहीं आया है। पहले उस आया कि भाई पाकिस्तान की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उसके बाद वो पीछे हट गया भारत का रिटेलिएशन देखकर। अब जो खुल के साथ है पाकिस्तान के वो 2 देश हैं। एक तुर्की है, पहले टर्की था लेकिन अब उसने अपना नाम बदल के तुर्की कर लिया, तो तुर्की हो गया। और दूसरा देश है अजरबैजान। अब एक मोटी चीज समझ लीजिए, जैसे चीन का गुलाम है पाकिस्तान, उसी तरह तुर्की का गुलाम है अजरबैजान। तो अजरबैजान अगर पाकिस्तान के सपोर्ट में आए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ये तुर्की के कहने पे ही हुआ है। अब आते हैं कि क्या आसिम मुनीर से पहले तुर्की के तानाशाह का इलाज हो जाएगा। तुर्की का तानाशाह यानी वहां का राष्ट्रपति रिसेप तैयब एर्दोगान। अब 21-22 सालों से वो तुर्की की सत्ता संभाले हुए, कभी प्रधानमंत्री के तौर पर तो कभी राष्ट्रपति के तौर पर। और 2023 का जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तुर्की में, सिर्फ 2% से एर्दोगान चुनाव जीता था। उसके जो अपोजिट लड़े थे केमल, जिनको तुर्की का गांधी कहा जाता था, उनको 48% वोट मिले थे और एर्दोगान को 52% वोट मिले थे। और यह भी आरोप लगाया था विपक्ष ने कि एर्दोगान ने धांधली की है, बड़ी धांधली की है, और बड़ी धांधली के बावजूद सिर्फ 2% से एर्दोगान चुनाव जीते थे। ठीक है, अब तुर्की में अगला राष्ट्रपति चुनाव होना है 2028 में। लेकिन दिक्कत क्या है, तुर्की के संविधान के मुताबिक एर्दोगान अब 2028 में राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनका यह आखिरी कार्यकाल है। यह तुर्की का संविधान कहता है कि एर्दोगान का यह आखिरी कार्यकाल। लेकिन एर्दोगान क्या कर रहे हैं, वो संविधान बदल देंगे 2028 से पहले। यह तुर्की में क्लियर हो चुका है। एर्दोगान ने कई बार मंच से बोला है कि हमें वो पुराना संविधान नहीं चाहिए, हमें कुछ नया लिबरल इंक्लूसिव चाहिए। अब लिबरल इंक्लूसिव के नाम पे एर्दोगान ऐसा संविधान बनाएंगे जिसमें वो खुद असीमित काल, अनिश्चित काल तक वो राष्ट्रपति रहेंगे तुर्की के। अब एक बड़ी चीज और, एर्दोगान के खिलाफ जनता आ गई है सड़कों पर, और यह अभी से नहीं है, 19 अप्रैल से है। 19 अप्रैल को क्या हुआ, तुर्की का जो सबसे मशहूर शहर है इस्तांबुल, वहां के मेयर है इमामोगलू, उनको एर्दोगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी हैं इस समय। इमामोगलू को ही माना जा रहा है कि 2028 में एर्दोगान की जो विपक्षी पार्टी है वो राष्ट्रपति का टिकट देगी। अब तुर्की में इस्तांबुल का मेयर होना बड़ी चीज है, क्योंकि एर्दोगान भी 1994-93 के आसपास इस्तांबुल के मेयर थे जब उनको अरेस्ट किया गया था किसी मामले में, और वहां से एर्दोगान एक बड़े नेता बन गए। अब वही हो रहा है इमामोगलू के साथ। इमामोगलू को अरेस्ट किया गया, 19 अप्रैल से उनको जेल में रखा गया है। उनके समर्थक सड़कों पर आ चुके हैं और एर्दोगान इतना ज्यादा डरा हुआ है कि उसने कई स्टूडेंट को, जो उनके समर्थक, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। कड़ा एक्शन हो रहा है इमामोगलू के समर्थकों के ऊपर, जो भी उनके चाहने वाले। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, इमामोगलू अपने समर्थकों से ट्विटर से बात करते थे। भाई उनकी टीम जाती थी, जो वो बात करते थे, जो वो कहते थे, ट्वीट हो जाता था। लेकिन एर्दोगान ने इमामोगलू का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया, यानी अब वो अपने समर्थकों से कोई बात नहीं कर पाएंगे। और ट्विटर पे वो कोई हल्के फॉलोअर नहीं, तो उनके 9.7 मिलियन ट्विटर पे थे। अच्छों के नहीं होते 9.7 मिलियन। तो ये जो जादू है इमामोगलू का, वो तुर्कियों में तो असर कर रहा है, और एर्दोगान के दिमाग में वो जादू इतना घुसा है कि खौफजदा है एर्दोगान। अब एर्दोगान पाकिस्तान की मदद क्यों कर रहे हैं, देखिए, एर्दोगान ने देखा कि यार ये जो मुस्तफा कमाल पाशा वाला तुर्की था, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न टर्की कहा जाता है, मुस्तफा कमाल पाशा, वो वाला तुर्की कितना चलेगा। अब इमामोगलू के खिलाफ जो एर्दोगान चुनाव में जा रहे हैं, जो जाएंगे 2028 में, तो उनका एजेंडा है कट्टर इस्लामिक राष्ट्र वाला, जो इस्लामिक उम्मा होता है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं एर्दोगान। अब एर्दोगान पहले भी मलेशिया और पाकिस्तान के साथ मिलकर उन्होंने खलीफा, जो खलीफा होता है ना इस्लामिक मुस्लिम देशों का खलीफा, यानी वो रूल करेगा और उसके नीचे सारे देश होंगे, इसकी ओर बढ़ने के प्रयास किया था। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब सऊदी अरब, यूएई जैसे बड़े प्लेयर है, तो तुर्की कहां से उसका ये प्रयास सफल होगा। लेकिन कट्टरता की राह पर एर्दोगान और तुर्की चल पड़े हैं, और यही वजह है कि तुर्की में हल्का सा एर्दोगान का सपोर्ट बेस भी है। क्यों? क्योंकि वो कट्टरता की राह पर ले जा रहे हैं। लेकिन तुर्की की जो बड़ी आबादी है वो वैसी नहीं है। अगर वैसी होती तो तुर्की चूंकि एशिया और यूरोप दोनों में आता है, तो वहां यूरोपीय कल्चर का भी प्रभाव है, आधुनिकता है, मॉडर्नाइजेशन है वहां। तो वो लोग एर्दोगान को बहुत नापसंद करते हैं कि उनके ऊपर एक जबरदस्ती ये कट्टरपन थोपा जा रहा है। और यही वजह है कि 48% लोगों ने एर्दोगान के खिलाफ वोट किया था, वो भी तब जबकि इलेक्शन में जमकर धांधली हुई थी। अब देखिए दूसरी बात, 2028 का चुनाव अगर एर्दोगान लड़ेंगे तो इसका मतलब वो संविधान बदल कर लड़ेंगे। जनता में परसेप्शन जाएगा कि यार ये जब संविधान ही बदल चुका है तो फिर हमें बदलने में कितना टाइम लेगा, ये हमारे खिलाफ भी तो एक्शन ले सकता है। तो एर्दोगान के खिलाफ माहौल, जमीन सब तैयार हो चुकी। और भूलिए मत, 2015-16 के आसपास एर्दोगान के खिलाफ
एक तख्ता पलट का अटेम्प्ट भी हुआ था जो 90% पूरा हो गया था, लेकिन एर्दोआन की किस्मत अच्छी थी कि बच गए। अब वही इस्लामिक राष्ट्रों का खलीफा बनने की चाहत में क्यों? क्योंकि तुर्कियों को पता है कि वो अगर पाकिस्तान का साथ देगा तो आने वाली कई सदियों तक, कई दशकों तक ये कहता रहेगा कि देखो जब पाकिस्तान पर संकट था तो मैं उसके साथ खड़ा था। अब पाकिस्तान वो देश है जिसका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है, तो चूंकि अब इस्लाम कनेक्शन है पाकिस्तान का भी, तुर्की का भी, तो तुर्की ये इस इशू को भुनाने के चक्कर में, वरना पाकिस्तान से उसकी कोई कंपटीशन ही नहीं, मतलब कोई भलाई में कोई भाईचारा नहीं है। तुर्की तो चाहता है पाकिस्तान फना हो जाए, क्योंकि मुस्लिम राष्ट्रों में पाकिस्तान तुर्की से बड़ी ताकत है, और अगर पाकिस्तान को हटा दें तो मुस्लिम देशों में फिर तुर्की ही सबसे पावरफुल बचता है। तो पाकिस्तान क्यों चाहेगा कि उससे माफ कीजिएगा, तो तुर्की क्यों चाहेगा कि उससे पावरफुल कोई मुस्लिम देश रहे? तो वो तो पाकिस्तान का भला नहीं चाहता, ये क्लियर है। अभी इस बीच इंडिया ने जब देखा कि भाई कराची पर एक कार्गो विमान तुर्की का उतरा भारत पाक टेंशन के बीच, तो भारतीयों ने कहा कि अब हम तुर्की नहीं जाएंगे। ऐसा सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड चल रहा है। और अजरबैजान 2024 में करीब 2.2 लाख लोग ये गए थे अजरबैजान, और करीब 3.5 या 4 लाख लोगों ने तुर्की की यात्रा की थी 2024 में। तो तुर्की भी लोग इस्तांबुल की वजह से जाते हैं, बड़ा प्यारा शहर है। तो अब टूरिज्म का भी इनके बॉयकॉट किया जा रहा है, क्योंकि अब जो लड़ाई है ना वो ये है कि हमारे साथ हो, जैसा जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने कहा था जब उन्होंने इराक पर हमला किया था कि देखो हमारे साथ हो या खिलाफ हो, अब हमें इससे मतलब है, ये बीच वाला रास्ता नहीं है, या तो हमारे साथ हो, और अगर हमारे साथ नहीं हो तो इसका मतलब है हमारे खिलाफ हो। तो अब तुर्की अजरबैजान भी उस कैटेगरी में आ चुके, इन्होंने पाकिस्तान का साथ देकर ये साबित कर दिया कि वो भारत के खिलाफ है। और अब ये एकता की बात, भाईचारे की बात और यूनिटी की बात भारत पाकिस्तान में कम से कम ये करने वाले साइड हो जाएं। अब ये समय नहीं है, अब ये समय है इस मातृभूमि के, अगर यहां भारत की मिट्टी पे जन्म लिया है तो अपने जन्म को सार्थक करने का समय है। आप जंग नहीं लड़ सकते, कोई बात नहीं, कम से कम विचारों में राष्ट्रवाद रखिए, देश का हौसला बनाए रखिए, और पाकिस्तान को इसी हौसले से मिट्टी में मिला देना है। और इसके लिए पाकिस्तान तो फना होने के लिए तैयार है, आप भी तैयार हो जाइए अपने एक पड़ोसी को तबाह बर्बाद नेस्तनाबूद होते देखने के लिए, क्योंकि वो आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, भारत को सलामत रहना है तो पाकिस्तान को तबाह होना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।